Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is regarding to a contact act. हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। 5th to 6th वाला लेक्चर है आज का हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के वाले से। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के वाले से आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है। एक्चुअली कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसको हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंडीशनल मीन जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज कर देना, ठीक है, कि अगर तो वो कंडीशन पूरी होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट जो ना इन्फोर्स होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है, ठीक है, तो जब भी आप उसकी वायलेशन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया है लिमिटेशन एक्ट में कि आप उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे कि कुछ जो है ना टर्म कॉन्ट्रैक्ट का 3 ईयर है, ठीक है, तो 3 ईयर में आप सपोज कर लेते हैं कि 3 ईयर आपके पास टाइम है कि 3 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट में सू कर सकते हैं और आपको जो भी लॉस हुआ है उस पर रिकवर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो इन्फोर्सबिलिटी ऐसे होती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैंने कॉन्टैक्ट किया 2000 में और मैं 2025 में जाके जो है ना कोर्ट में सू कर रहा हूँ कि जी मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट किया था, ठीक है, लेकिन इसने वो कॉन्टैक्ट फुलफिल नहीं किया 2000 में, तो मतलब 2001 या 2000 में, ठीक है, तो कोर्ट कहेगी भाई तब बहाना था, अब तो बहुत टाइम गुजर गया है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब आपने कोर्ट से जाके जो है ना वो उसको इन्फोर्स करवाना होता है। अब इसको समझाने का पर्पज़ क्या था वो हम नेक्स्ट जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ही कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहता है। जैसे कि कंडीशन से ही आपको वर्ड समझ लग रही होगी कि कंडीशन, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कंडीशन ऐड कर दी गई है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तो तुम जो है ना वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लोगे तो मैं तुम्हें जो है ना वो एक कार गिफ्ट दूंगा, मतलब कार लेके दूंगा, ठीक है। और कार भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दी। अब यहाँ पे एक कंडीशन रख दी है, कंडीशन ये है कि अगर तो फर्स्ट पोजीशन आई तो ही कार मिलेगी, ठीक है। अगर फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, सेकंड आई, थर्ड आई, तो कार नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर तो इस पर्सन की फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, ठीक है, तो साथ ही जो है ना वो टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा कि ये पर्सन जो है ना वो इसको कोर्ट में सू कर सकता है कि भाई अब जो है ना मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी, अब तो मुझे कार कार दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। सही है। तो उसी जैसे ही कंडीशन फुलफिल हुई, फॉर एग्जाम्पल आज कंडीशन फुलफिल हुई, कल से जो है ना वो टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया है लिमिटेशन एक्ट में 3 साल का, 3 साल के अंदर अंदर ये पर्सन जो है ना वो इसको कोर्ट में सू करके तो अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकता है, ठीक है। ये बेसिकली होता है क्राइटेरिया, ठीक है। तो कंडीशन मीन कि अगर कोई ऐसी कंडीशन रख दी गई है, जैसे कि इसमें मैंने बोला था कि कार की कंडीशन रखी है कि अगर तुम फर्स्ट पोजीशन लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम ही ऐसा एक और कॉन्टिजेंट कि ए जो है ना वो बी को कहता है कि अगर जो है ना तुम जी से शादी करते हो तो तुम्हें जो मेरा गढ़ है, ठीक है, सियालकोट में, वो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब उसने क्या शर्त रखी कि अगर तुम जी से ही शादी करोगे, तो स्पेसिफिक पर्सन कर दिया उसने कि अगर तुम जी से शादी करोगे तब भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो जी से शादी करता है तो तब भी जो है ना उसको इसको ही जो है ना हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन ऐड कर देना, ठीक है। इसमें जो है ना वो गारंटी आ जाता है, मतलब गारंटी का जो इंश्योरेंस, जैसे कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी वाले क्या कहते हैं कि अगर आप घर को कोई नुकसान हुआ तो हम जो है ना उसको फुलफिल करेंगे। तो पहले नुकसान होगा तो इंश्योरेंस वाले फुलफिल करेंगे, अगर तो नुकसान नहीं होता तो फिर आप पूरी ज़िंदगी इंश्योरेंस ही जो है ना वो देते रहते हैं। ऐसे ही अगर गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, जो भी गारंटी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी सेम यही कंडीशन है। इंडेमनिटी वाला ये हम जो है ना नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 2H जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 10 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के वाले से है, और ये जो सेक्शन 31 से लेकर 36 तक ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के वाले से सेक्शन है, ठीक है। और ये सेक्शन 56 जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। मीनिंग ऑफ टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एक एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ नोन है द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि अगर कोई एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले 5 लेक्चर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन और सब्जेक्ट टू समथिंग अनप्रिडिक्टेबल और अनफोर्सिंग, ठीक है। कि बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सारे एसेंशियल पूरे कर रहा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी ऐड कर दी गई है, जैसे कि मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी फर्स्ट पोजीशन वाली, ठीक है, जेड से जो है ना वो शादी करने वाली एग्जांपल, ठीक है, पाकिस्तान अगर मैच जीतेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस ऐड कर दी गई, अगर तो वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ठीक है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेसिकली सेक्शन 31 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी है। उसमें क्या लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि एक अ कॉन्ट्रैक्ट कि बेसिकली कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके वाले से है? टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि आपने कुछ करना है या कुछ करने से रोकना है,
ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ कि आप टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। ऑफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्टैक्ट, ये जो चीज़ है ना कोलेट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। कोलेट्रल टू सच कॉन्टैक्ट, कोलेट्रल का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी इवेंट पे बेस कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इवेंट्स के वाले से बोला कि अगर तो ये सच इवेंट्स अक्कर होगा तो जो है ना वो हम कॉन्टैक्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं। डज और डज नॉट हैपन, क्योंकि कोई इवेंट है, ठीक है, वो डज और डज नॉट हैपन, यानी कि वो या तो होगा, इवेंट हैपन होगा, या वो इवेंट हैपन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इस स्पेस पे कोई कॉन्टैक्ट करते हैं जिसमें कोई कोलेट्रल जो है ना वो इवेंट के वाले से, ठीक है, कोलेट्रल कोई चीज़ जो है ना वो ऐड की जाती है रिगार्डिंग टू अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो वो कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो कोलेट्रल होना है, ठीक है। कोलेट्रल कोई चीज़ ऐड की जाती है कॉन्टैक्ट में तो ही कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट जो है ना वो होगा, ठीक है। प्लॉग बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कॉन्टैक्ट विच इज मेड डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, तो उसको हम जो है ना वो कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट कहेंगे। देखिए एक्चुअली जो है ना वो दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। एक एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट, एक जो है ना वो कंडीशनल कॉन्टैक्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट मीन्स कि ऐसा कॉन्टैक्ट जिसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल कॉन्टैक्ट है, सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल कर रहा है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट। दूसरा होता है कंडीशनल कॉन्टैक्ट। कंडीशनल कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट जो है, ठीक है, वो सम कंडीशन पे बेस करता है, ठीक है। इसी को ही कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट कहते हैं, कंडीशनल कॉन्टैक्ट को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ना वो हाई कोर्ट ने ये एस्टेब्लिश किया था 2008 CLC 1340 कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट एंड एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट, कि कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट और एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट में डिफरेंस क्या है। तो हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कंडीशन वाज नॉट अ कोलेट्रल, कि ये जो बेसिकली इसमें एग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, एग्रीमेंट टू सेल ये हुआ था कि जो सेल डीड होगी ना वो तब एग्जीक्यूट की जाएगी जब जो है ना वो पब्लिक फंक्शनरी किसी पर्सन से जो है ना उसकी कंसर्न ली जाएगी, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो कंडीशन है वो बेसिकली कोलेट्रल नहीं है, ठीक है, ये तो एक फॉर्मल कंसर्न है, ठीक है, जो कि जब भी आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप रजिस्ट्रार को बताते हैं, ठीक है, जो भी रेलिवेंट जो है ना वो जो रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन का जो रजिस्ट्रार ऑफर होता है उसको आप बताते हो कि जी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब ये प्रॉपर्टी इस बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि ये तो कोई कोलेट्रल जो है ना वो कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर तो ये कोलेट्रल कंडीशन होती तो तब ये कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट होता, जैसे कि यहाँ पे मैंने भी पहले भी बताया या अभी भी मैंने हाईलाइट किया है। तो अगर तो इसमें कॉन्टैक्ट के रिलेटेड कोई कोलेट्रल जो है ना वो इवेंट्स के वाले से जो चीज़ होगी तो ही हम उसको कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट कहेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला अगर तो कोलेट्रल कंडीशन होगी कोई अंदर, ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग कोलेट्रल टू अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कंडीशन वाज नॉट कोलेट्रल टू अ कॉन्टैक्ट, इस सिनेरियो में ये जो अभी एग्रीमेंट टू सेल लोड है इसमें जो है ना वो कंडीशन जो है ना वो कोलेट्रल टू कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब कंडीशन जो है ना वो कोलेट्रल टू कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें जस्ट जो है ना कंडीशन वाज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। देखिए जो हम कंसिडरेशन रखते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं ए के साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको जो है ना वो 20 लाख दूंगा तो आप बदले में मुझे जो है ना वो अपनी गाड़ी दे देना। तो यहाँ पे जो मैं 20 लाख दे रहा हूँ ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सिडरेशन है जो कि एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो कॉन्सिडरेशन को आपने कंडीशन इसमें जो है ना वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो कन्फ्यूज नहीं होता, ठीक है। कॉन्सिडरेशन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। कोलेट्रल जो कोई इवेंट हैपन होता है, ठीक है, कोलेट्रल इवेंट मीन जैसे कि मैंने वो पे मैच की एग्जांपल दी, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन की एग्जांपल दी, मैरिज की एग्जांपल दी, वो कोई इवेंट था, ठीक है। अगर तो वो कोलेट्रल इवेंट है तो देन जो है ना वो हम उसको कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट कहेंगे, अदरवाइज हम उसको कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। यही हाई कोर्ट ने भी हेल्ड किया था। असेंशियल क्या है कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट के कि कब जो है ना वो एक कॉन्टैक्ट जो है ना वो कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट, सबसे पहले तो वो ये है कि वैलिड कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट कॉन्सिडरेशन फ्री कंसर्ट ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट परफॉर्मिंग वर्सिबिलिटी और समथिंग दैट मे और मे नॉट हैपन इन द इवेंट सर्टेन, ठीक है, कि जो भी आप जो है ना वो कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी इवेंट के वाले से कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी अगर तो शिप जो है वो 50 जो है ना वो जो है वो गुड्स लेके आती है कराची, ठीक है, तो तब मैं जो है ना वो बी को 20 लाख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रख दी कि अगर तो 50 मन लेके आएगी एक शिप तब भी मैं 20 लाख कराची उसको दूंगा ए को, ठीक है। अगर तो
50 मान से कम होता है, 1 मान भी कम होता है या 1 केजी भी कम होता है, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब है वो जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। ठीक है, जब कंडीशन फुलफिल होगी तब ही इन्फोर्सबिलिटी शुरू होगी। ठीक है, तो इवेंट के वाले से उसके बाद कोलेटरल होना चाहिए। ये चीज़ तब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि तब तक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक वो कोलेटरल यानी कि उस कोलेटरल मीन एक्सटर्नल टू मेन प्रॉमिस ये शुड नॉट बी कोड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ कंडीशन अटैच टू इट। ठीक है, कि जो कोलेटरल है बेसिकली वो इवेंट के वाले से होना चाहिए कि ये इवेंट जो है ना वो अक्कर होगा तब भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना परफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर जो है वो बी फर्स्ट पोजीशन लेता है क्लास में, ठीक है, तो तब मैं उसको गाड़ी दूंगा। तो यहाँ पे कोलेटरल इवेंट के वाले से बात हो रही है। ठीक है, कि अगर वो ऐसा होगा तो जो है ना मैं गाड़ी लेके दूंगा, अदरवाइज मैं गाड़ी लेके नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ अ प्रोमिसरी विल। देखिए आपकी अपनी विल इंडिपेंडेंटली विल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझ पर कोई दबाव करवा के मेरे से कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, ये तो हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। कंडीशनल इन्फोर्सबिलिटी, ठीक है, इन्फोर्सबिलिटी तब होगी जब वो इवेंट हैपन होगा। ठीक है, देखें जैसे ही जो है ना वो ए ने फर्स्ट पोजीशन ली अपनी क्लास में, तो उसने वो कंडीशन फुलफिल कर दी जिस बेस पे मैंने उसको गाड़ी लेके देनी थी। तो जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल होगी तब से कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सबिलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर तो ये मुझे आके कहता है कि भाई आपने मेरे से वादा किया था, मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था कि आप फर्स्ट पोजीशन ले, मैं आपको गाड़ी दूंगा, अब आप मुझे गाड़ी लेके दें, और मैं मुकर जाता हूँ, तो जो ए है वो मुझे कोर्ट में सू कर सकता है। ठीक है, वो उसकी इन्फोर्सबिलिटी करवा सकते हैं। तो कंडीशन जो है जब फुलफिल होगी तभी जो है ना आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। इसके वाले से एक केस लाया 2005 YLR लाहौर हाई कोर्ट का, कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, और उस एग्रीमेंट टू सेल में ये लिखा गया था कि अगर जो है वो GHQ परमिशन देता है इसमें सेल करने की, तो तब ही जो है ना हम ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन GHQ ने परमिशन नहीं दी, और जो है ना वो एग्री पार्टी जो है उसने जो है ना वो कोर्ट में सू कर दिया। ठीक है, मैटर चला गया हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये बेसिकली एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था, कि अगर तो वो कंडीशन फुलफिल होती है, GHQ परमिशन देता है, तब ही जो है ना वो एग्रीमेंट सेल जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें कंडीशन ऐड की गई थी कि GHQ से परमिशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो GHQ ने परमिशन नहीं दी, नॉट फुलफिल ऑफ स्टेपुलेटेड कंडीशन, कि जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, मेड इट डाई ऑफ इट्स ओन डेथ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली ये डेड हो चुका है, इसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें कंडीशन ज़रूरी थी। ठीक है, ये जो कंडीशन GHQ से परमिशन लेना, ये जो कंडीशन थी ये फुलफिल करना ज़रूरी थी। उसके बाद इवेंट में भी हैपन और नॉन हैपनिंग, कि किसी ऐसी चीज़ पे जो है ना वो आपने कंडीशन रखी है जो कि किसी इवेंट पे है। ठीक है, चाहे वो हैपन हो रहा है या वो हैपन नहीं हो रहा, उस कंडीशन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि अगर तो वो शिप जो है वो 6 मंथ के अंदर अंदर वापस नहीं आई, ठीक है, तो फिर मैं जो है ना वो ए को 20 लाख दूंगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो वापस ना आए तब मैं दूंगा। अगर तो वो 6 मंथ से पहले पहले वापस आ जाती है, ठीक है, तो फिर मतलब कि वो जो कंडीशन रखी थी वो जो है ना वो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ की कंडीशन थी कि अगर 6 मंथ के बाद वापस आती है तो फिर मैं 20 लाख ए को देने के लिए बाउंड हूँ। ठीक है, अगर वो पहले आ जाती है, ठीक है, तो फिर मैं बाउंड नहीं हूँ क्योंकि कंडीशन में 6 मंथ था। ठीक है, तो ये बेसिकली हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट एंड मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन पास एंड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, कि जो कंडीशन रखी जा रही है वो किसी पास इवेंट पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पास जो चीज़ गुजर चुकी है मैं कहूँ उस पर है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कोई ऐसी चीज़ पे भी नहीं होना चाहिए कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को कहता है कि तुम जो है ना वो आसमान से तारे तोड़ के ला दो तब मैं तुमसे शादी करूँगा। ठीक है, तो अब ये इट्स नॉट पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इवेंट पे भी जो है ना वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप्स है वो ये है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली किसी इवेंट पे बेस होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा इफ़ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अगर तो इवेंट जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को कहता है कि तुम जो है ना वो डी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन 2 मंथ बाद जो है ना डी की डेथ हो जाती है। अब ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब किसी भी सूरत में जो है ना वो बी जो है डी से शादी कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये खुद ब खुद जो है ना वो कॉन्टैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कि कॉन्टैक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है कि ये इवेंट हैपनिंग नहीं होगा। जैसे कि मैंने शिप की एग्जाम्पल दी थी, जैसे कि नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि मैं अगर बी को कहता हूँ कि अगर 6 मंथ के अंदर अंदर
जो है ना ये शिप वापस आ जाती है तो मैं आपको 20 लाख दूंगा। अगर 6 मंथ के अंदर शिप वापस नहीं आती, ठीक है, नॉन हैपनिंग ऑफ मतलब अगर ये इवेंट हैपन नहीं होता तो मैं आपको जो है ना वो 20 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। तो अगर वो 6 मंथ से पहले आ जाती है तो फिर वो कॉन्टीजेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने 6 मंथ का बोला है कि 6 मंथ के लेट आएगी अगर 6 मंथ से तो फिर आई एम बाउंड टू कि मैं उसको पे करूँगा। सेक्शन 35 कहता है कि इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स डेट, कि अगर कोई फिक्स टाइम आप रख देते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी 10 दिन के अंदर अंदर अगर शिप वापस आती है, ठीक है, तो जो भी उसका लॉस हुआ है या जो भी हुआ है, ठीक है, वो इंतज़ामिया को मैं दूंगा, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे 10 दिन का जो ना वो टाइम फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर तो शिप 10 दिन के अंदर अंदर वापस आती है, यहाँ पे वैसे वन मंथ लिखा है, ठीक है, तो अगर 10 दिन के अंदर अंदर वापस आती है तो तब मैं उसको पे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिक्स टाइम कर दिया है, ठीक है, फिक्स टाइम 10 डेज इज़ अ फिक्स टाइम, ठीक है। इसी केस में बेसिकली कराची हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल अनलेस रेंडर्ड इम्पॉसिबल, ठीक है। तब तक वो इन्फोर्सेबल है जब तक वो जो है ना इम्पॉसिबली मतलब इम्पॉसिबल नहीं हो जाता उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो इम्पॉसिबल हो गया वो वाइड हो गया, ठीक है। इवेंट इम्पॉसिबल फ्रॉम द स्टार्ट, ऐसा इवेंट जो कि स्टार्ट से ही इम्पॉसिबल है उसको हम वाइड एंड अबनिशियो कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जैसे कि हम पहले 2 लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। वही जो मैंने एग्जांपल दी थी कि ए जो है वो बी को कहता है कि तुम मेरे लिए चांद आसमान से जो ना वो चांद तारे तोड़ के लाओ तो तब मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है। इट्स नॉट अ पॉसिबल। तो ये शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट वाइड अबनिशियो होगा, वो सीरीज शुरू से उसको ना काटा कि भाई मैं तेरे से शादी करूंगा ही नहीं, ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो की जब पाकिस्तान में जब दुनिया में कोविड आया था, ठीक है। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कहती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है लेकिन लेटर स्टेज पे कोई जो है ना वो इवेंट हैपन हो जाता है, ठीक है, अननेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, नेचुरल कोई डिजास्टर आ जाता है या फोर्स में जो इवेंट आ जाता है, जैसे कि सैलाब आ गया, ठीक है, या जैसे कि जो है ना वो कोविड आ गया था, ठीक है। देखिए कोविड से पहले लोगों ने बहुत से आपस में कांटेक्ट किए थे, ठीक है, लेकिन जब कोविड आया तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो जब उन्होंने जिन लोगों से उनको नुकसान हुआ था तो उन्होंने जब उनको कोर्ट में सू किया तो कोर्ट ने बोला कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों का नुकसान, उन लोगों का फॉल्ट नहीं है क्योंकि पूरे पाकिस्तान को बंद किया गया था कोविड की वजह से, ठीक है। तो ये फोर्स मेजोर इवेंट था, वो लाइबल नहीं है कि वो आपको रिकवर करके दे। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इसकी बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ए को जो है ना वो कॉन्टैक्ट मिला कि आपने जो है ना वो ये जो ग्राउंड है इसकी जो है ना वो सारी रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। और ए को जो है ना उसके सारे पैसे भी दे दिए गए, ठीक है। ए ने जो है ना आधे से ज़्यादा ग्राउंड की जो है ना रिपेयरिंग कर दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सैलाब आ गया और ये ग्राउंड सारा तबाह हो गया, ठीक है। जो ग्राउंड के मालिकान थे उन्होंने ए को सू कर दिया कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो है ना वो नेचुरल डिजास्टर था, ठीक है, फोर्स में जो इवेंट आया था, इसमें जो है ना वो ए का फॉल्ट नहीं है, इसलिए ए लाइबल नहीं है कि वो आपको जो है ना वो स्पेसिफिक परफॉर्म करे, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, क्योंकि वो जगह रही नहीं है जिसको उसने जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये बेसिकली कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी कंडीशन पे बेस करता है और जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है, ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, तो वो उसको इन्फोर्सबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो कंडीशन जो है वो इम्पॉसिबल हो गई है फुलफिल होने के लिए, ठीक है, तो जो है ना वो जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सबिलिटी में आएगा। ये था आज का हमारा लेटर। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में इतना नेक्स्ट वीडियो में तो दो में रखेगा।